राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा के पिछले एपिसोड में हम इसकी 8वीं कहानी प्रवाहन को समाप्त कर चुके हैं, जिसके तहत हमने प्रवाहन द्वारा किए गए 2 आविष्कारों के ऊपर चर्चा करी। पहला था ब्रह्मा से ब्रह्म तक का आविष्कार, जिसको लेकर मैंने डॉक्टर अंबेडकर के धर्मांतरण से 78वां लेख कोट किया था, और दूसरा उसका आविष्कार था पुनर्जन्म को लेकर, जिसमें मैंने जाति के विनाश को कोट किया था। तो ये दोनों ही आविष्कार ऐसे उसके किए हुए थे जिसकी वजह से ब्राह्मण जो है वो हमेशा के लिए शीर्षस्थ पर जाकर विराजमान हो गए, और हजारों सालों तक के लिए उनकी रोजी रोटी का प्रबंध हो गया। साथ ही गरीब जनता जो है वो लगातार निर्धन होती चली गई। इन सब बातों से हालांकि लोपा हमेशा असहमत रहती है, और वह इसे एक बौद्धिक बेईमानी कहती है, जिसे प्रवाहन स्वीकार करते हुए कहता है कि ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने भी सब कुछ जो है वो पेट के खातिर ही किया है, और अपने पोते पड़पोतों के लिए हजारों साल तक के पेट का प्रबंध वो करके गए हैं। जो भी व्यक्ति इस तरह का प्रबंध करता है वो शाश्वत अमर हो जाता है इतिहास में। यहां पर वे बाकायदा ऋग्वेद के एक श्लोक को भी कोट करते हैं राहुल सांकृत्यायन जी, जिसमें ये सब बातें लिखी गई हैं। उसके बाद हमने जाना कि प्रवाहन का शिष्य याज्ञवल्क्य उसके इस डिस्कोर्स को और ज्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, और इतना ऊंचाई पर लेकर जाता है कि हिंसात्मक प्रवृत्ति उसमें डेवलप हो जाती है। यदि कोई उसके ऊपर सवाल जवाब करे तो वह बाकायदा धमकाता है कि इसके आगे यदि सवाल किया तो सर जो है वो कलम हो जाएगा। यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में जान लिया था। हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और इसकी 9वीं कहानी बंधुल मल्ल की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। 9वीं कहानी बंधुल मल्ल। इसका काल है 490 ईसा पूर्व। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा सिनॉप्सिस में शेयर कर देती हूं। अपनी टिप्पणी में भदंत आनंद कौशलयायन जी ने इसे स्पष्ट तौर पर लिखा है कि इस कहानी की ज्यादातर सामग्री जो है वो बौद्ध ग्रंथों से ली गई है। मैं बौद्ध ग्रंथों की जानकार नहीं हूं, लेकिन आप में से जो भी कोई बौद्ध ग्रंथों के जानकार हूं, वह मेरा भी मार्गदर्शन करें और बताएं कि इस कहानी में कौन कौन सी चीजें हैं जो बौद्ध ग्रंथों से ली हुई हैं। साथ ही वे लिखते हैं कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करने के लिए बौद्ध ग्रंथों में इतनी ज्यादा सामग्री है कि राहुल सांकृत्यायन जी को एक अलग से उपन्यास लिखना पड़ा सिंह सेनापति के नाम से। तो एक छोटा सा सिनॉप्सिस था जो मैंने आपसे शेयर किया। अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इसका पहला दृश्य है। बसंत का यौवन था। वृक्षों के पत्ते झड़कर नए हो गए थे। शाल अपने श्वेत पुष्पों से वन को सुगंधित कर रहा था। अभी सूर्य की किरणों के प्रखर होने में देर थी। गहन शालवान में सूखे पत्तों पर मानवों के चलने की पद ध्वनि आ रही थी। एक बड़े वल्मीक विद इन ब्रैकेट दीमक के टीले के पास खड़े हुए 2 तरुण तरुणी उसे निहार रहे थे। तो वल्मीक का मतलब होता है दीमक के टीले। इसी कारण जो है ऋषि वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि पड़ा था, क्योंकि डाकू के बाद जब वे ऋषि बनने के लिए ध्यान समाधि में गए तब वे इतनी गहन समाधि में चले गए कि दीमकों ने उनके पूरे शरीर के ऊपर जो है वो ये वल्मीक यानी कि टीले बना लिए थे। इसी के चलते उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। तरुणी के अरुण गौर मुख पर दीर्घ कुंचित नील केश बेपरवाही के साथ बिखर कर उसके सौंदर्य में वृद्धि कर रहे थे। तरुण ने अपनी सबल भुजा को तरुणी के कंधे पर रखकर कहा, मल्लिका, इस वल्मीक को देखने में इतनी तन्मयता क्यों है? देख, यह तो पूरी सा का है। हाँ, साधारण वल्मीकों से बड़ा है, किंतु इससे भी बड़े वल्मीक होते हैं। तुझे ख्याल आता होगा, क्या सचमुच वर्षा बरसने पर इससे आग और धुआं निकलता है? नहीं, ये शायद झूठी दंत कथा है, किंतु यह चींटी जैसे छोटे छोटे और उससे कहीं कोमल रक्त मुक्त श्वेत कीट जैसे इतने बड़े वल्मीक को बना लेते हैं। तो स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि इनके जो दीमक होती है उनके शरीर में खून नहीं होता, पीला होता है इनका खून जो है, या सफेद। मनुष्य के बनाए महलों को यदि उसके शरीर से नापा जाए तो वह भी इसी तरह कई गुना बड़े मालूम होंगे। यह एक दीमक का काम नहीं है, शत सहस्त्र दीमकों ने मिलकर इसे बनाया है। मानव भी इसी तरह मिलकर अपने कामों को करता है। इसलिए मैं उसे उत्सुकता पूर्वक इसे देख रही थी
इसमें आपस में कितना मेल है। ये अति क्षुद्र प्राणी समझे जाते हैं और शत सहस्त्र मिलकर एक आध रहे इतने बड़े बड़े प्रसादों को बनाते हैं। मुझे दुख है, हमारे मल्ल इन दीमकों से कुछ शिक्षा नहीं लेते और ना ही दलित शिक्षा लेते हैं। मानव भी मेल से रहने में किसी से कम नहीं है, बल्कि मानव जो आज श्रेष्ठ प्राणी बना है वह मेल ही के कारण, तभी वे इतने बड़े बड़े नगरों निगमों निगमों को विद इन ब्रैकेट कस्बों लिखा है, गांवों को बसाने में सफल हुआ है। तभी उसके जलपोत अपार सागर को पार कर द्वीप द्वीपांतरों की निधियों को जमा करते हैं। तभी उसके सामने हाथी गैंडे सिंह नतशिर होते हैं। नतशिर मतलब सर झुकाते हैं। किंतु उसकी ईर्ष्या, यदि ईर्ष्या ना होती तो कितना अच्छा होता। मुझे मल्लों की ईर्ष्या का ख्याल आता है। हाँ, क्यों वे तुझसे ईर्ष्या करते हैं? मैंने तुझे कभी किसी की निंदा अपकार करते नहीं देखा सुना, बल्कि तेरे मधुर व्यवहार से दास कर्म कर तक कितने प्रसन्न हैं ये सभी जानते हैं। तो भी कितने ही संभ्रांत मल तुझसे इतनी डाह रखते हैं। डाह मतलब जलन। तो अब मल्लिका बोल रही है नायक के बारे में कि बंधुल से कोई भी दुखी नहीं है, सब उससे खुश है। यहां तक कि दासों के साथ भी बंधुल का व्यवहार जो है वो बहुत नर्म है, क्योंकि वे मुझे सर्वप्रिय होते देखते हैं और गण विद इन ब्रैकेट प्रजातंत्र में सर्वप्रिय से डाह करने वाले अधिक पाए जाते हैं। सर्वप्रियता ही से तो यहाँ पुरुष गण प्रमुख होता है, किंतु उन्हें तेरे गुणों को देखकर प्रसन्न होना चाहिए था। मल्लों में किसी को तक्षशिला में इतना सम्मान मिला हो आज तक नहीं सुना गया। क्या उन्हें मालूम नहीं कि आज भी राजा प्रसेनजीत कौशल के लेख पर लेख विद इन ब्रैकेट पत्र पर पत्र तुझे बुलाने के लिए आ रहे हैं। हम तक्षशिला में 10 साल तक एक साथ पढ़ते रहे, उसे मेरे गुण ज्ञात हैं। तो मतलब राजा प्रसन्नजीत कौशल जो है वो इनका क्लासमेट दिखाया है बंधुल का। कुशीनारा के मल्लों को वे अज्ञात हैं, ये मैं नहीं मानती। वहां लिच्छवी जब यहां आकर तेरे पास ठहरा हुआ था, तब उस वक्त उसके मुंह में तेरे गुणों का बखान बहुत ही कुशीनारा वालों ने सुना था। किंतु मल्लिका मेरे साथ ईर्ष्या करने वाले गुणों को जानकर ही वैसा करते हैं। गुणों और सर्वप्रिय होना गणों में ईर्ष्या का भारी कारण है। मुझे अपने लिए ख्याल नहीं, मुझे अफसोस इसी बात का है कि मैंने मल्लों की रक्षा या सेवा के लिए तक्षशिला में उतना श्रम से शस्त्र विद्या सीखी। आज वैशाली के लिच्छवियों को कौशल और मगध अपने बराबर मानते हैं, किंतु कौशल राज को अपने ऊपर मानती है। मैंने सोचा था हम पावा, अनुपिया, कुशीनारा आदि सभी 9 मल्ल गणों को स्नेह बंधन में बांधकर लिच्छवियों की भांति अपना 9 मल्लों का एक सम्मिलित सुदृढ़ गढ़ बनाएंगे। तो ये उस समय की बात है जब अलग अलग गण जो थे वो एक साथ कलेक्टिव होकर रहते थे। 9 मल्लों के मिल जाने से प्रसेनजीत हमारी तरफ आंख भी नहीं उठा सकता। बस यही एकमात्र अफसोस है। मतलब हीरो का फ्रेंड दिखाया है प्रसेनजीत राजा, और वो जो है इन 9 गणों से अपने आप को बहुत ऊपर समझता है। और हीरो दुखी है कि जब हम लोग सब 9 गण एक साथ आ जाएंगे तो राजा प्रसेनजीत जो है वो हम लोगों की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। मतलब अपने मित्र से शत्रुता का भाव उसे अच्छा नहीं लग रहा है। बंधुल के गौर मुख की कांति को फीकी पड़े देख मल्लिका को अफसोस होने लगा और उसने ध्यान को दूसरी ओर खींचते हुए कहा, तेरे साथी शिकार के लिए तैयार खड़े होंगे और मैं भी चलना चाहती हूँ, घोड़े पर या पैदल। गवय विद इन ब्रैकेट घोड़ रोज अर्थात नील गाय का शिकार घोड़े की पीठ से नहीं होता मल्लिका। और क्या इस घुट्टी तक लटकते अंतरवासक विद इन ब्रैकेट लूंगी, इस 3 हाथ तक लहराते उत्तरांचल मतलब चादर और इन अस्त व्यस्त केशों को काली नागिनों की भांति हवा में उड़ाते शिकार करने चलना है? ये तुझे बुरे लगते हैं? बुरे? मल्लिका के लाल होठों को चूमकर, मल्लिका नाम से भी जिसका संबंध हुआ है मुझे बुरा नहीं लग सकता, किंतु शिकार में जाने पर जंगल की झाड़ियों में दौड़ना पड़ता है। इन्हें तो मैं तेरे सामने समेट लेती हूँ। कह मल्लिका ने अंतरवासक को कसकर बांध लिया, केशों को संभाल कर सिर के ऊपर जुड़ा करके कहा,
मेरे उत्तरांसंग यानी कि ओढ़ने की पगड़ी बांध दे बंधुल। पगड़ी बांध बंधुल कंचुकी के भीतर से उठे शुद्र बिल्व स्पर्धी स्तनों का अर्धालिंगन करते हुए बोला, और ये तेरे स्तन। क्षमा प्रार्थियों, आगे बड़ा अटपटा वर्णन है। इस वर्णन के बगैर भी कहानी चल सकती थी, लेकिन जगह जगह राहुल साकृतियान जी ने पता नहीं क्यों स्त्री शरीर का मोह जो है वो छोड़ नहीं सके हैं वर्णन में। सुनिए, स्तन सभी मल्ल कुमारियों के होते हैं, किंतु ये कितने सुंदर हैं, तो क्या कोई इन्हें छीन ले जाएगा? तरुणों की नजर लग जाएगी। वे जानते हैं यह बंधुल के हैं। नहीं, तुझे उज्र ना हो तो मल्लिका, भीतर से मैं इन्हें अपने अंगूछे से बांध दूं? कपड़ों के भीतर के दर्शन, कपड़ों के बाहर के दर्शन से तुझे तृप्ति नहीं हो रही है? मल्लिका ने मुस्कुराकर बंधुल का मुंह को चूमते हुए कहा। बंधुल ने कंचुकी को हटा शुभ्र स्फटित शिला सदृश वक्ष पर आसीन कर आरक्त गोल स्तनों को अंगूछे से बांध दिया। मल्लिका ने फिर कंचुकी को पहनकर कहा, अब तो तेरा खतरा जाता रहा बंधुल। बंधुल को अपनी चीज के लिए खतरा नहीं है प्रिय, अब दौड़ने में ये ज्यादा हिलेंगे भी नहीं। तो ये विवरण नहीं भी होता तो भी कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। सभी तरुण मल्ल मल्लियां शिकारी वेश में तैयार इस जोड़े की प्रतीक्षा कर रहे थे और इनके आते ही धनुष, खड़ग और भाले को संभाल चल पड़े। गवेयों के मध्याह्न विश्राम के स्थान किसी को मालूम था, मतलब जहां नील गायें आराम करती हैं दिन के समय, वो स्थान किसी को मालूम था। उसी के पथ प्रदर्शन के अनुसार लोग चले। बड़े वृक्षों की अल्प तृण छाया के नीचे गवेयों का एक यूथ बैठा जुगाली कर रहा था। यूथ से यहाँ मतलब वो जवान यूथफुल नहीं है, यूथ का मतलब है झुंड। युद्धपति एक नील गवाय खड़ा कानों को आगे पीछे तैनाती तानते चौकी दे रहा था। मल्ल दो भागों में बट गए। एक भाग तो अस्त्र शस्त्र संभाले एक और वृक्षों की आड़ लेकर बैठ गया, दूसरा पीछे भागने से घेरने के लिए दो टुकड़ियों में बंट कर चला। हवा उधर से आ रही थी जिधर इन दोनों टुकड़ियां मिलने जा रही थी। नील गवाय अब भी अपनी हिरण जैसी छोटी दुम हिला रहे थे। दोनों टुकड़ियों के मिलने से पहले ही बाकी गवाय भी खड़े हुए नथुनों को फुलाते, कानों को आगे टेढ़ा करते उसी एक दिशा की ओर अस्थिर शरीर से देखने लगे। मतलब मानव गंध उनको आ गई, उनको लगा कि अब कोई शिकारी आ रहा है उनका शिकार करने के लिए। क्षण भर के भीतर ही जान पड़ा उन्हें खतरा मालूम हो गया और नील गवाई के पीछे वह हवा बहने की दिशा की ओर दौड़ने लगे। अभी उन्हें खतरे को आंखों से ना देखा था, इसलिए बीच बीच में खड़े होकर पीछे की ओर देखते थे। छिपे हुए शिकारियों के पास आकर एक बार फिर वे मुड़कर देखने लगे। इसी वक्त कई धनुषों की ज्या की टंकार हुई। मतलब धनुष के ऊपर वो जो प्रत्यंचा चढ़ी होती है, जो डोरी होती है, उसको पकड़कर खींचने से जो है वो टंकार मतलब टंग की आवाज आती है। नील गवाई के कलेजे को तानकर बंधुल ने अपना निशाना लगाया। उसी को मल्लिका और दूसरे कितनों ने भी लक्ष्य बनाया, किंतु यदि बंधुल का तीर चूक गया होता तो वह हाथ से निकल जाता, यह निश्चित था। नील गवाई उसी जगह गिर गया। युद्ध के दूसरे पशु तितर बितर हो भाग निकले। बंधुल ने पहुंचकर देखा गवाय दम तोड़ रहा है। दो गवायों के खून की बूंदों का अनुकरण करते हुए शिकारियों ने एक कोस पर जाग एक को धरती पर गिरा पाया। इस सफलता के साथ आज के वन भोज में बहुत आनंद रहा। मतलब पिकनिक मनाने के लिए गए थे और वहां पर पिकनिक में बनने वाला जो खाना था उसका शिकार ये कर रहे थे। कुछ लोग लकड़ियों की बड़ी निर्धूम आग तैयार करने लगे। मल्लों ने पतीले तैयार किए। कुछ पुरुषों ने गवाय के चमड़े को उतार मांस खंडों को काटना शुरू किया। सबसे पहले आग में भुनी कलेजी और सुरा चषक लोगों के सामने आए। मांस खंड काटने में बंधुल के दोनों हाथ लगे हुए थे, इसलिए मल्लिका ने अपने हाथ से मुंह में भुना टुकड़ा और सुरा चषक दिया। तो जगह जगह जो है वो गायों के खाने, मांस खाने का जिक्र है। हालांकि आजकल के दौर में नील गाय का शिकार जो है वो बैन हो गया है। मांस पककर तैयार नहीं हो पाया था जबकि संध्या हो गई। लकड़ी के दहकते अग्नि स्कंधों की लाल रोशनी काफी थी। उसी में मल्लों ने नृत्य गान शुरू हुआ।
मल्लिका कुशीनारा की सुंदरतम तरुणी ने शिकारी वेश में अपने नृत्य कौशल को दिखलाने में कमाल किया। बंधुल के साथी इस अखिल जम्बू द्वीप के मूल्य नारी रत्न का अधिकारी होने के लिए उसके भाग्य की सराहना कर रहे थे। तो यहाँ पर हिंदू ग्रंथों या इतिहास को आप उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर खूबसूरत स्त्रियों की बहुत ज्यादा जो है वो मांग रही है, डिमांड में रही है खूबसूरत स्त्रियां। मुझे याद है दूरदर्शन पर पहले हेमा मालिनी द्वारा प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ सीरियल आता था भारत की नारियां, विमेन ऑफ इंडिया, जिसका पहले एपिसोड ही आम्रपाली से शुरू था और इसमें आम्रपाली की भूमिका में खुद हेमा मालिनी थी। उसमें भी इन सब चीजों को दिखाया गया है कि आम्रपाली जो है वो अजात शत्रु से प्रेम करने लगी थी और सब कुछ छोड़कर अजात शत्रु के पास जाना चाहती थी। तब उसे जो है मतलब पार्लियामेंट, गणों की जो पार्लियामेंट होती थी उसके जो सदस्य थे वो उसको बोलते हैं कि यदि आम्रपाली ने ऐसा किया तो उसको पाने के लिए, उस जैसी खूबसूरत स्त्री को पाने के लिए ये गण जो है आपस में ही लड़ मरेंगे। इसलिए आम्रपाली जो है वो अपने प्यार का सेक्रीफाइस कर देती है। यूट्यूब पर ये अवेलेबल है, विमेन ऑफ इंडिया, भारत की नारियां। इसका पहला ही एपिसोड जो है वो हेमा मालिनी का है, आम्रपाली के नाम से। 8 एपिसोड थे आम्रपाली के, आप देख सकते हैं और इन सब चीजों को समझ सकते हैं। कुशीनारा के संस्थागार विद इन ब्रैकेट प्रजातंत्र भवन में आज बड़ी भीड़ थी। गण संस्था अर्थात पार्लियामेंट के सारे सदस्य शाला के भीतर बैठे हुए थे। कितने ही दर्शक और दर्शिकाएं शाला के बाहर मैदान में खड़े थे। शाला के एक सिरे पर विशेष स्थान पर गणपति बैठे थे। उन्होंने सदस्यों की ओर गौर से देख खड़े होकर कहा, भंते गण अर्थात पूज्य गण, सुने, आज जिस काम के लिए हमारा ये सानिपत यानी कि बैठक हुआ है उसे गण को बतलाता हूं। आयुष्मान बंधुल तक्षशिला से युद्ध शिक्षा प्राप्त कर मल्लों के गौरव को बढ़ाते हुए लौटा है। उसके शस्त्र नैपुण्य को कुशीनारा से बाहर के लोग भी जानते हैं। उसे यहाँ आए 4 साल हो गए। मैंने गण के छोटे मोटे कामों को अपनी सम्मति से उसे दिया और हर काम को उसने बहुत तत्परता और सफलता के साथ पूरा किया। अब गण को उसे एक खाली पद उप सेनापति का पद देना है। यह ज्ञप्ति अर्थात प्रस्ताव सूचना है। भंते गण सुने, गण आयुष्मान बंधुल को उप सेनापति का पद दे रहा है। जिसे आयुष्मान को स्वीकार हो वह चुप रहे, जिसे स्वीकार न हो वह बोले। दूसरी बार भी भंते गण सुने, गण आयुष्मान बंधुल को उप सेनापति का पद दे रहा है। जिस आयुष्मान को यह स्वीकार हो वह चुप रहे, जिसे स्वीकार ना हो वह बोले। तीसरी बार भी भंते गण सुने, गण आयुष्मान बंधुल को उप सेनापति का पद दे रहा है। जिस आयुष्मान को यह स्वीकार हो वह चुप रहे, जिसे स्वीकार न हो वह बोले। उसी वक्त एक सदस्य रोज मल्ल उत्तरासंग अर्थात चादर को हटा दाहिना कंधा नंगा कर कान्हा सोती कर खड़ा हो गया। गणपति ने कहा, आयुष्मान कुछ बोलना चाहता है, अच्छा बोल। रोजमल ने कहा, भंते गण सुने, मैं विद इन ब्रैकेट आयुष्मान बंधुल की योग्यता के बारे में संदेह नहीं रखता। मैं उसके उप सेनापति बनाए जाने का खास करके विरोध करना चाहता हूं। हमारे गण का नियम रहा है कि किसी को उच्च पद देते वक्त उसकी परीक्षा ली जाती रही है। मैं समझता हूं आयुष्मान बंधुल पर भी ये नियम लागू होना चाहिए। रोजमल के बैठ जाने पर 3 दिन दूसरे सदस्यों ने भी यही बात कही। कुछ सदस्यों ने परीक्षा की आवश्यकता नहीं है इस बात पर भी जोर दिया। अंत में गणपति ने कहा, भंते गण सुने, गण का आयुष्मान बंधुल के उपसेनापति बनाए जाने में थोड़ा सा मतभेद है, इसलिए छंद विद इन ब्रैकेट वोट लेने की जरूरत है। शलाका ग्राहपक विद इन ब्रैकेट शलाका बांटने वाले, छंद शलाकाओं अर्थात वोट की काष्ठमय तीलियों को लेकर आपके पास जा रहे हैं। मतलब वोटिंग उस टाइम किस तरह होती थी उसका जिक्र है। उनके एक हाथ की तीलियां लाल शलाकाएं हैं, दूसरे में काली। लाल शलाका हाँ के लिए है और काली नहीं के लिए। काले को हमेशा ही ना या नेगेटिव नैरेटिव में प्रस्तुत किया जाता है। जो आयुष्मान रोज के मत के साथ हों, मूल ज्ञप्ति विद इन ब्रैकेट प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते, वे काली शलाका लें।
जो मूल विज्ञप्ति को स्वीकार करते हैं वह लाल को। शलाका ग्राहक चंद शलाकाओं को ले लेकर एक एक सदस्य के पास गए। सबने अपनी इच्छा अनुसार एक एक शलाका ली। लौट आने पर गणपति ने बाकी बची शलाकाओं को गिना। लाल शलाकाएं ज्यादा थी, काली कम, जिसका अर्थ हुआ काली शलाकाओं को लोगों ने ज्यादा लिया। मतलब ज्यादातर लोग ये चाहते थे कि परीक्षा होनी चाहिए बंधुलमल की। गणपति ने घोषित किया, भंते गण सुने, काली छंद शलाकाएं ज्यादा उठाई गईं। इसलिए मैं धारण करता हूं कि गण आयुष्मान रोज मल्ल से सहमत हैं। अब गण निश्चित करें कि आयुष्मान बंधु से किस तरह की परीक्षा ली जाए। तो ये सारा जो है बुद्धकालीन समय का चित्रण है। तो आप लोग मेरा मार्गदर्शन जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। कितने ही समय के वाद विवाद तथा छंद शलाका उठवाने के बाद निश्चित हुआ कि बंधुलमल लकड़ी के 7 खूंटों को एक सांस से तलवार से काट डाले। इसके लिए 7वां दिन निश्चित कर सभा उठ गई। तो 7वें दिन बंधुलमल इस परीक्षा में पास हुआ या फेल हुआ, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड के लिए इतना ही काफी है, लेकिन मेरा मार्गदर्शन समय समय पर आप लोग भी जरूर करते रहें इन बौद्ध ग्रंथों के मार्फत कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। एपिसोड पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में परीक्षा के अंजाम को जानने के लिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।